जी स्वामी जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज़ में। पहले तो ये जानना चाहेंगे ये ब्रिटिश नागरिकता वाला क्या पूरा मुद्दा है और इससे किस प्रकार से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से आर्थिक आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया है? देखिए इन्होंने राहुल गांधी अपने को तथाकथित भारतीय नागरिक कहते हुए यहाँ के संसद बनने के बाद इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के हर साल उनको एक जो कंपनी उन्होंने बनाई उसका रिपोर्ट भेजना था। और क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी भी थे तो इनकी दस्तखत में जाती थी। उसमें उन्होंने 2005, 6, 7, 8, 9 ये 5 साल में इन्होंने 5 बार वही बात कही कि वो नागरिक ब्रिटेन के हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 9 के अनुसार कोई भी हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार नहीं कर सकता, और करेगा तो हमारी चली जाती है। तो इसीलिए मैंने ये स्पीकर महोदय से कहा कि आप इस पर कृपया जांच करिए एक पार्लियामेंट्री समिति से, और यदि ये सिद्ध हो जाएगी मेरी बात तो फिर उनकी सदस्यता को समाप्त करनी चाहिए और उनकी नागरिकता को समाप्त करने के लिए होम मिनिस्ट्री को सूचना दे देनी चाहिए। स्वामी जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, एक का कंपनी में थोड़े से, दूसरे कंपनी में थोड़े से, इससे कुल मिला के जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितने का जो गोल घाटा हुआ होगा, कितने का स्कैम हुआ ये होगा? ये एक कंपनी का सवाल नहीं है, पता नहीं कितने कंपनीज हैं, पर इतना तो मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी जो सूत्रों ने दिया है कि जो सोनिया गांधी है उसके बैंक अकाउंट में विदेश में जो नाजायज़ है, जिसको उन्होंने उसके बारे नोटिस कुछ नहीं दी हमारी सरकार को, उसमें 2.5 लाख करोड़ पड़े हुए हैं। तो ये तो बहुत भयंकर, ये तो लग गया 40 बिलियन डॉलर्स हो गया। तो यानी हमारे 15% से ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उससे ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं इतना तो जानता हूँ। अब इसमें ज़्यादा है कम है वो फ़र्क नहीं है, तो कुल मिलाकर देखना चाहिए वो। लेकिन काम करने का तरीका यही है, विदेश में कंपनी बनाओ और फिर उसमें दूसरा कंपनी बनाओ, अपने एक डायरेक्टर वहाँ रख दो, एक डायरेक्टर यहाँ रख दो, इससे वो काम खर्च करते हैं। ये जो पूरा स्कैम आ रहा है ब्रिटिश नागरिकता वाला, इस पूरे स्कैम को लेकर, राहुल गांधी को लेकर आप देश की जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा, जो आपके देश के प्रति वफादार नहीं है, कि आपके देश के को सत्य नहीं बताने के लिए तैयार है और इस प्रकार से विदेश में जाकर कंपनी बनाए जो सरकार की, हमारे देश के कानून की उल्लंघन है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे आप विश्वास कर सकते हैं? ये तो राजनेता नहीं है, ये तो कमीशन एजेंट है। स्वामी जी, सरकार के बारे में बात की जाए तो जिस सरकार ने पहले दावा किया था चुनाव के दौरान कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज महंगाई बहुत ऊपर चढ़ गई है, आम लोगों के हाथ से दाल फिसल गई है, क्या कहेंगे पूरे बारे में? अब देखिए, इसमें मैं क्या करूं, मैं सरकार के बाहर हूं, तो मैं इसका सफाई देने के लिए कोई सरकार की प्रवक्ता को करनी चाहिए। परंतु मैं अर्थशास्त्री होने के कारण, एक भूतपूर्व प्राध्यापक होने के कारण मेरे विचार हैं कि ये मेरी ख्याल भी ये है कि भारत में महंगाई नहीं होना चाहिए, और उसके लिए चंद कदम हैं। वो कदम भी मैंने प्रधानमंत्री को लिख कर दिया है, और जब तक उस कदम पर नहीं जाओगे, मेरी राय है कि अब महंगाई कम नहीं कर सकते हो। ये तो जेटली को समझाने वाली बात है। आप मानते हैं कि इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो महंगाई कम करने में विफल रहे हैं? अब फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या प्रयास किया मैं नहीं जानता, पर महंगाई तो कम नहीं हुआ, ये तो जानता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल ये होता है कि जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भव्य विजय हुआ, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें उनकी हार हुई, अब जाके आखिर में बिहार का भी जो चुनाव हुआ उसमें भी हार हुई। क्या मायने हैं इस हार के, किस तरह से देखते हैं और क्यों हार हुई है? अब ये तो विश्लेषण की बात है, क्योंकि मुझे याद है कि 1998 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी 4 प्रांतों में हार गए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह आ गया, गहलोत आ गया राजस्थान में, लेकिन बाद में 1999 में जब चुनाव हुई तो जीत गए। तो ये प्रांतीय स्तर के जो चुनाव के परिणाम होते हैं, वो क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग वैसे ही वोट करेंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। पूरा बिहार का जो चुनाव था उसमें सारे के सारे एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए।
वो तो एग्ज़िट पोल वालों को जवाब देना चाहिए, मैं क्यों जवाब दूँ उनके लिए।